चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 7C। अभ्यास 7C को हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया है ना, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 35% 228 के बराबर है। सेकंड में दिया है जिसका 3/5% 90 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड दिया हुआ 0.25% बराबर 600 है। ठीक है, जिसका मतलब का मतलब होता है गुणा। ठीक है, हम लोग मान लेंगे कि यक्स का 35% है तो यक्स का वो वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग हल कर लेते हैं पहले वाले प्रश्न को। देखिए हम लोग को दिया हुआ है ना, इसमें भी हम लोग पहला हल करते हैं ना। माना हम लोग मान लेते हैं यक्स का 35% कितना बराबर 280 है। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं। और देखिए का मतलब होता है गुणा। ठीक है, यक्स और का मतलब गुणा 35 और परसेंटेज बराबर कितना 228। जैसे प्रश्न दिया था है ना, यक्स का 35% कितना 280 के बराबर है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं वो संख्या हम लोग को बताना था कि किसका यह किस ऐसी कौन सी संख्या होगी ना जिसका हम लोग 35% करेंगे तो 280 के बराबर आएगा। तो हम लोग मान लिए कि वो संख्या यक्स है। यक्स का हम लोग 35% निकाल दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यक्स और का मतलब गुणा। ठीक है, और 35% का मतलब होता है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, सिर्फ 1/100 होता है। ठीक है, तो 35 तो रहेगा ही। ठीक है, और बटा 100 हो जाएगा और बराबर कितना 280। ठीक है, तो चलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बराबर की इधर गुणा में है ना, भागा में, तो बराबर की इधर गुणा में हो जाएगा। ठीक है, 280 गुणते 100 हो जाएगा। और जो यहाँ पर गुणा में है यहाँ पर भागा में हो जाएगा, बराबर को इधर 35 हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग 5 से इसको 7 से विभाजित करते हैं ना। 7 5 6 35 और 7 चौक 28 होता है। ठीक है, तो 40 बचा हुआ है। देखिए क्या क्या बचा हुआ है, 40 गुणते 100 है और बटा 5 बचा हुआ है। ठीक है, तो यक्स अब देखिए यहाँ पे 40 विभाजित हो रहा है 5 से ना, 5 गुणा 5 5 9 40 8 बार में विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर बचा है 8 गुणते 100 बचा हुआ है। ठीक है, तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया 800 आ गया। ठीक है, अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः 800 जो हम लोग की संख्या थी, हम लोगों ने जमाना था, अतः 800 का कितना 35% कितना है 280 के बराबर है। ठीक है, वो हम लोग की संख्या कितना यक्स बराबर कितना 800 निकल कर आई। एक बार हम आपको हल करके दिखाते हैं, है ना, कि सही हम लोगों ने किया है कि नहीं। देखिए 800 का हमको 35% निकालना है। तो ठीक है, 800 हो जाएगा। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो उसको कोई भी राशि रहती है ना, उसको हम लोग 100 के हर पे लिख देते हैं। कोई भी राशि रहता है तो इस तरह से। ठीक है, एक्स बटा 100 है, तो इसका मतलब क्या हुआ एक्स परसेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 35% हम लोगों को दिया हुआ है ना, इसका हम लोग को 800 का 35% निकालते हैं। ठीक है, 800 और यहाँ पर 35 हो जाएगा, 35 और परसेंटेज का मतलब बटा 100। तो यहाँ देख रहे हैं कि 100 से यह संख्या विभाजित हो जाएगी, 100 एकमा 100, 100 8 800 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 गुणते 35 बचा हुआ है ना, तो 8 गुणते 35। तो देखिए 8 5 40 को 0 हाथ में लगा 4 और 8 चौक को 8 लिखे 24 25 26 27 28, तो 280 निकल कर आ गया ना। ठीक है, देख रहे हैं कि 800 का हम लोगों ने जब 35% निकाला ना तो 280 आया। तो हम लोग को पता चला क्या है, अतः 800 का कितना 35% 280 के बराबर है। इस तरह से ये प्रश्न पहला हल हो गया। चलिए सेकेंड वाला हमें दिया हुआ है ना, कि चलिए हम लोग मान लेते हैं ना, माना यक्स का 3/5% 90 के बराबर है। ठीक है, तो चलिए इस संख्या को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यक्स हो जाएगा, का मतलब होता है गुणा 3/5। ठीक है, और परसेंटेज अभी रहने देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यक्स गुणते कितना 3/5 है ना, परसेंटेज का मतलब कितना होता है 1/100 होता है। ठीक है, चलिए 1/100 लिख देते हैं। ठीक है, बराबर 90। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर जो देखिए इधर भागा में क्या है 5 का जब आप 100 में गुणा कर देंगे ना तो ये 500 हो जाएगा। हर में कितना है 500 है, 500 का इधर अंश में गुणा हो जाएगा, 90 गुणते 500। ठीक है, और यहाँ पर देखिए गुणा में था 3 गुणा में था, तो इधर भागा में चला आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 90 को विभाजित कर रहा है ना, 3 वो 3 3 9। ठीक है, तो 30 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 90 था। ठीक है,
तो 3 गुण दे 500। तो देखिए जब यहाँ पर संख्या में हम लोग गुणा कर रहे हैं ना तो 5 15 हो जाएगा। 15 पर कितना जीरो, एक जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से लग जाएगा। ठीक है, तो इतना कुछ आया, इकाई नहीं सैकड़ा, 1000 10,000 15,000 आ रहा है एक्स का वैल्यू। ठीक है, अतः हम लोग लिख लेते हैं, अतः कितना 15,000 का 3/5% 90 के बराबर है। चलिए एक बार चेक करके हम दिखाते हैं आपको ना कि सही किए कि नहीं। ठीक है, 1500 हम लोग निकाले थे ना, 15,000 निकाले हुए हैं। ठीक है, इसका हम लोग कितना 3/5% इसका हम लोग करके निकालते हैं। ठीक है, कि इसके 90 के बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर हो जाएगा 15,000, ठीक है, गुणते 3 हो जाएगा बटे 5, और परसेंटेज का मतलब क्या 1/100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विभाजित होगा तो देखिए 2 जीरो यहाँ से पूरा विभाजित हो जाएगा, 100 पूरा विभाजित कर देगा, है ना। सिर्फ यहाँ पर हम लोग को कितना 150 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 150 और कितना गुणते 3/5, है ना। तो 5 से यहाँ पर विभाजित है। ठीक है, तो 5 तिहाई 15, 30 बचेगा। ठीक है, क्योंकि जीरो भी है साथ में, तो 5 से विभाजित है, 5 15 और 30 बचा, और 30 और 3 बचा हुआ है ना। तो जब आप 30 में 3 का गुणा करेंगे ना, 3 तिहाई 9 होता है, तो 90 आ जाएगा। ठीक है, तो देखा हमने ना 15,000 का हमने 3/5% निकाला ना, तो वो 90 के बराबर आ रहा है। ठीक है, मतलब हम लोगों ने सही किया है, यही वो संख्या है। ठीक है, 15,000 ये वो संख्या है जिसका 3/5% क्या होगा 90 के बराबर होगा। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए थर्ड वाला लिख लेते हैं हम लोग। इसमें हम लोग को दिया हुआ है ना कि यहाँ पर भी हम लोग मान लेते हैं, है ना, माना यक्स का कितना 0.25% व 600 के बराबर है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं ना। तो यक्स का मतलब होता है गुणा। ठीक है, 0.25% बोला 600 के बराबर है। ठीक है, तो यक्स यहाँ पे गुणा, देखिए 0.25 तो रह गए, और परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। क्या होता है 1/100 बराबर 600। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना 25 को चाहें तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 25/100 लिख लें। ठीक है, क्योंकि 25/100 लिख लेंगे ना, तो अगर आप 100 से 25 में भाग देंगे तो फिर यहीं वापस आ जाएगा ना, 0.25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 100 है। ठीक है, 1/100 है बराबर 600, ताकि हम लोग आसानी से हल कर पाएँ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो भागा में रहेगा ये बराबर के उधर गुणा में चला जाएगा, और जो अंश में रहेगा वो हर में चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ यक्स बराबर कितना हो जाएगा 600। ठीक है, यहाँ पर सब यहाँ पे 1000 भागा में है, मतलब यहाँ पे 100 और ये यहाँ पे 100, ये भागा में तो उधर बराबर के उधर गुणा में चला गया। ठीक है, और बटा यहाँ पर यह गुणा में था ना, तो यह भागा में चला जाएगा 25। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 25 चौका 100 होता है, 25 से कम 25, 25 चौका 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गुणा करने को कितना बचा, चलिए 100 का इसमें हम लोग कर ही देते हैं ना। 100 का इसमें कर देंगे तो 6 पर कितना 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 4 जीरो लग जाएगा। अभी 4 से गुणा करना बाकी है। ठीक है, तो यक्स हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या कर देना है, 4 का गुणा कर दे रहे हैं, तो 6 चौक को 24 होता है, 24 और कितना जीरो 4 जीरो लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से यही आ जाएगा उत्तर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कितना आ रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, है ना, 2,40,000 आ रहा है। इसी संख्या का कितना 0.25% 600 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए लिख देते हैं हम लोग, अतः कितना 2,40,000। ठीक है, का 0.25% 600 के बराबर है। ठीक है, एक बार हम लोग जांच भी कर लेते हैं। चलिए कितना निकला है 2,400 ना, नहीं 2,40,000 है। ठीक है, 2,40,000 का हम लोग लिख देते हैं, का मतलब गुणा होता है 0.25%। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, 0.25 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना भागा 100। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज का मतलब क्या होता है बटा 100 होता है, हम लोग बटा 100 ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर विभाजित कर लेते हैं। देखिए 1 जीरो 1 जीरो मतलब 2 जीरो यहाँ से विभाजित हो जाएगा, तो कितना 2,400। ठीक है, गुणते कितना 0.25 बचेगा। ठीक है, 2,400 बचा है, यहाँ पे 0.25 बचा है। ठीक है, तो अब देखिए 2,000 इस तरह से हम लोग इसको रहना देते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग बदल लेते हैं कितना, देखिए
0.25 है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं। ठीक है, 100 में 25 से भाग देंगे ना, 25 में 100 से भाग देंगे तो फिर यहीं आ जाएगा 0.25। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक जीरो यहाँ से विभाजित हो रहा है, या फिर यहीं से समझ सकते हैं, हम लोग इसी को विभाजित कर देते हैं, इसको रहने देते हैं। ठीक है, देखिए 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो हर में सिर्फ 4 बचा है। ठीक है, तो 24 हो गया, 2400 ये पूरा बचा हुआ है। ठीक है, हमने इसी को विभाजित कर दिया 100 से। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौका 100 बटा 100, 4 बचा हुआ है। ठीक है, तो 4 से जब 2400 को आप विभाजित करेंगे ना, तो 4 छक 24 होता है, 4 एकमा 4, 4 छक 24, 600 बचेगा पूरा। ठीक है, तो इस तरह से देखा ना कि यही वो संख्या है ना, 2,40,000 है, जिसका 0.25% 600 के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है, किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है, वह राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं दूसरे वाले का। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग को बोला है ना, किसी राशि का 5% है ना, मान लेते हैं कि माना, हम लोग लिख देते हैं माना, वह राशि या वह संख्या लिख देते हैं, कितना है, यक्स है। ठीक है, अब देखिए जैसे प्रश्नानुसार बोला है ना, देखिए हमें प्रश्न क्या बोला है ना कि जो यक्स है, ठीक है, उसका 5% है ना, यक्स का 5%, यक्स का 5%। ठीक है, वो जो 600 के 15% के बराबर है ना, तो बराबर है किसके, 600 के 15% हम लोग लिख देते हैं, के या का मतलब यहाँ पे गुणा ही रहेगा। ठीक है, का 15% के या बराबर है, यक्स का 5% दिया हुआ है और 600 के 15% के बराबर बोला था। ठीक है, तो जैसे प्रश्न दिया था वैसे हमने प्रश्नानुसार बना लिया। ठीक है, अब यक्स का मतलब होता है गुणा 5%। ठीक है, यक्स का 5% और 600, ठीक है, गुणते का मतलब या के या का रहेगा मतलब गुणा। ठीक है, 15%। ठीक है, ये बराबर बोला था। तब देखिए यक्स 5% का मतलब 5/100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 600 है ना, 600 यहाँ पे गुणते, यहाँ पे 15/100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब 1/100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यक्स, अब यहाँ पर जो भी राशि है भागा में है उसको गुणा में भेज देते हैं। ठीक है, जो गुणा में है उसको भागा में भेज देंगे। ठीक है, चलिए 600, ठीक है, गुणते 15/100। ठीक है, यहाँ पर देखिए भागा में यह था ना 100, बराबर की इधर कितना हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, गुणा में हो गया, और लेकिन जो अंश में था वो हर में चला जाएगा, 5 जो है वो कितना हर में चला गया। ठीक है, यहाँ पर देखने 100 से 100 विभाजित हो रहा है। ठीक है, 100 100 100 विभाजित हो गया, 5 1 5, 5 3 15, 3 ही बारे में विभाजित हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बचा, यक्स का वैल्यू 600 गुणते 3 बचा हुआ है। ठीक है, यक्स का वैल्यू कितना, 2 जीरो तो रहेगा ही, और देखिए 18 होता है, तो 1800 निकल कर आए। ठीक है, लिख देते हैं, अतः वह संख्या कितना 1800 है। ठीक है, जिसका 5% 600 रुपये के, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग ना, रुपया दिया था ना 600 रुपये के इतना 15% के बराबर है, तो ये भी हम लोग का रुपया में ही आएगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, रुपया ही रहेगा, 600 रुपये लिख देते हैं। ठीक है, के 15% के बराबर है। तो इस तरह से उत्तर हम लोग का कितना आ गया, 1800 रुपये आ गया। ठीक है, वह संख्या 800 है जिसका कितना 5% 600 रुपये के बराबर है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर हम लोग इतना लिख देते हैं, वह संख्या कितना 1800 थी। चलिए और हम आपको करके दिखाते हैं कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं ना। देखिए हम लोग का दिया हुआ है कि जो हम लोग के पास राशि कितना है 1800 है, इसी का हम लोग को 5% निकालना है। ठीक है, 5% मतलब 5/100, डबल जीरो यहाँ से 2 जीरो से विभाजित हो जाएगा, 18 5 90 होता है, तो यहाँ पे 90 आ गया। ठीक है, मतलब बायां पक्ष को हमने हल कर दिया तो ये अब 90 आ गया। ठीक है, तो दाहिना पक्ष को थोड़ा हम लोग हल कर देते हैं, 600 का ना हम लोग 15% निकालते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखिए 15/100 हमने लिख लिया, 15% का मतलब गुणा 15%, 15/100 हमने लिख लिया। डबल जीरो देख रहे हैं, डबल जीरो यहाँ से विभाजित है। ठीक है, मतलब 100 से यहाँ पे इसको विभाजित करेंगे ना 600 को, 100 1 100, 100 छका 600 हो जाएगा, तो 6 गुणते 15 हो जाएगा, 15 छका 90 होता है। तो देख रहे हैं ना कि बायां पक्ष दायां पक्ष हम लोग का बराबर आ रहा है, दोनों 90 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया, वह संख्या हम लोग का जो थी है ना कितना 1800 निकली, जिसका क्या 5%
600 के 15% के बराबर है, ठीक है। और रुपया में था तो ये भी हम लोग का रुपया में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रुपया में था। 1800 रुपये निकल कर आए वो राशि, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है ना कि एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, ठीक है। जो इसका 20% होगा ना वो लोग मतलब वोट डाले नहीं गए, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि कुल कितने लोगों ने मत डाले, ठीक है। तो मत डालने वालों को निकालना है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 20% निकाल देंगे तो मत नहीं है ये लोग डालने गए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, जितने पूरे लोग हैं इसका 20% जो मत डाले नहीं गए हैं लोग, ठीक है, उन सबको हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हम लोग को पता चल जाएगा कितने लोग डालने गए, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल लिख देते हैं, तीसरे वाले करने वाले हम लोग लिख देते हैं कुल मतदाताओं की संख्या दिया हुआ है हम लोग को 7500। हम लोग देखिए कुल मतदाताओं की संख्या लिख दिया 7500, ठीक है। 7500 दिया था कुल मतदाताओं की संख्या, और 20% लोग मत डालने नहीं गए, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं कि मत न डालने वाले लोगों की संख्या हम लोग लिख देते हैं मत नहीं देने वाले, चलिए यहीं लिख देते हैं देने वाले मतदाताओं की संख्या मत नहीं देने वाले मतदाताओं की संख्या हमने लिख दिया, ठीक है। देखिए इसी का जो 20% लोग हैं ना वो लोग नहीं गए, ठीक है। 7500 का 20% यही लोग मत डाले नहीं गए, ठीक है। चलिए हम यहाँ से लिख देते हैं 7500, ठीक है। और का मतलब गुणा, ठीक है। 20% का मतलब क्या होता है, बटा 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डबल जीरो विभाजित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 100 का 100 यहाँ पर विभाजित करेंगे तो 75 बार में जाएगा, ठीक है। 75 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 75 और गुणते 20, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 75 दूना कितना होता है 150, 150 हो जाएगा। और जीरो यहाँ पर पहले से 1500 लोग जो है वो मत डालने नहीं गए, वो डालने नहीं गए, ठीक है। तो जो शेष इसमें से हम लोग घटा देंगे ना, जो शेष लोग बचेंगे क्या करेंगे, वो लोग मत डालने गए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये नहीं पूछा हम लोगों को, ये नहीं पूछा था ना कि कितने लोग मत डालने नहीं गए, ये नहीं पूछा था। बस इन लोगों को ये दे दिया था कितने लोग 20% लोग मत डालने नहीं गए, ये बस बताया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग को पूछा था ना कि ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने मत डाले, मतलब वोट डालने कितने लोग हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग जान गए कि 1000 मतलब 7500 में 1500 लोग मत डालने नहीं गए हैं। तो जो शेष बचे लोग ना वो लोग क्या करेंगे, मत डालने गए हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं मत देने वाले मतदाताओं की संख्या क्या करेंगे हम लोग, कुल मतदाताओं की संख्या में से हम लोग घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने ऋणात्मक का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। घटा देंगे किसको, मत नहीं डालने वाले लोगों की संख्या, ठीक है। मत नहीं देने वाले, चलिए वाले मतदाताओं की संख्या, ठीक है। तो देखिए मत देने वाले मतदाताओं की संख्या कितना हो जाएगी, 7500 लोग कुल थे, ठीक है। इसमें से कितना 1500 लोग गए ही नहीं वोट डालने, ठीक है। तो इसमें से हम लोग घटा देंगे तो डबल जीरो तो रहेगा ही, 5 से 5 यहाँ पे घटाएंगे तो 5 भी घट जाएगा, जीरो बचेगा। यहाँ पे 7 में से जब एक घटाएंगे तो 600, अतः हम लोग लिख देते हैं अतः कितना 6000 लोग, ठीक है। 6000 है, 6000 लोग मत डालने गए, हम लोग मत देने गए, ठीक है। चलिए इस हमने लिख लिया था कि 6000 लोग मत देने गए, ठीक है। हमें देखिए प्रश्न में दिया था कि 7500 लोग हैं, ठीक है। उसमें से 20% लोग गए ही नहीं थे वोट डालने, ठीक है। तो हम लोग को लिख दिया कि पहले ज्ञात कर लिया कितने लोग मत डालने नहीं गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7500 का 20% लोग गए ही नहीं थे, तो हम लोगों ने उन लोगों की संख्या ज्ञात कर लिया 7500 का 20%, ठीक है। तो ये 1500 निकल कर आया, तो इतने लोग गए ही नहीं थे वोट डालने, ठीक है। तो हम लोग जो कुल संख्या थी, जो कुल मतदाताओं की संख्या थी उसमें से 1500 हमने घटा दिया, तो हमको पता चल गया कि कितने लोग वोट डालने गए थे। तो ये हम लोग क्या है संख्या 6000, ठीक है। अतः 6000 लोग मत देने गए, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया है
खड़िया में 40% कैल्शियम है, 12% कार्बन है और 48% ऑक्सीजन है। 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताइए। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं चौथे वाले को। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया हुआ है ना कि 1 किलोग्राम खड़िया है ना, खड़िया मतलब चाक की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 किलोग्राम है, उसकी मात्रा ना हम लोग को ग्राम में बताना है। ठीक है, ग्राम में बताना है। 1 किलोग्राम में कितना, 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 40% उसका निकाल देंगे तो कैल्शियम है। ठीक है, और यहाँ पे 12% निकाल देंगे तो कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं खड़िया का भार हम लोग लिख देते हैं। हम लोग को दिया हुआ है कितना, 1 किलोग्राम ना, तो एक हम लोग लिख देते हैं किग्रा। ठीक है, तो जो हो जाएगा 1000 ग्राम के बराबर ना। ठीक है, 1000 ग्राम हो गया। ठीक है, क्योंकि हमको ग्राम में भी बताना है, ग्राम में ही बताना है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकाल देते हैं कैल्शियम कितना है। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं कैल्शियम की मात्रा, कुछ तक हम भार में लिख देते हैं। ठीक है, कि ये कितना, इसका कितना वजन है, कितने ग्राम का ये है। ठीक है, देखिए कुल खड़िया में कितना है, 1000 ग्राम का पूरा खड़िया है। ठीक है, और इसका 40% जो होगा ना वो क्या है, कैल्शियम है। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं का 40% जो कि कैल्शियम है। ठीक है, तो देखिए 1000 हो जाएगा, है ना, और का मतलब गुणा 40% का मतलब क्या होता है, बटा 100 होता है। ठीक है, तो जब 100 से हम विभाजित करेंगे तो एक ही बार में विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे 100 में विभाजित कर देंगे 1000 को तो 10 बार जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ समझते हैं कि 2 जीरो का समाप्त हो जाएगा, सिर्फ 10 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचा कितना, 10 और गुणते 40 बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसमें गुणा कर देंगे 40 का 10 में ना, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा हम लोग का 400 ग्राम निकल कर आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का कैल्शियम का भार। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ पर हम लोग निकाल देते हैं कार्बन का भार, निकाल देते हैं हम लोग कार्बन का भार। ठीक है, चलिए ये कितना हो जाएगा, देखिए पूरा खड़िया का वजन तो है 1000 ग्राम का, यह 12% कार्बन है। ठीक है, का 12% कार्बन हम लोग बना देते हैं। देखिए 1000 हो जाएगा, का मतलब गुणा 12% का मतलब बटा 100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब 100 को इसे हम लोग विभाजित करेंगे ना, 100 कमा 100 दाम कितना, 1000 हो जाएगा 10 बार में। ठीक है, 10 गुणते 12 हो जाएगा। जब हम लोग 10 में 12 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इतना ग्राम ये बना कार्बन। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका भी भार निकाल लें, ऑक्सीजन का भार। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं ऑक्सीजन का भार। देखिए ऑक्सीजन का भार क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम का हो जाएगा। यहाँ पे 48% दिया हुआ है तो 48% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 हो गया, का मतलब गुणा 48% का मतलब बटा 100। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 100 को 1000 में 100 से भाग दे देंगे, 100 कमा 100 10 बार में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना 10 गुणते 48 बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 48 में हम लोग 10 का गुणा कर देंगे ना तो 480 आ जाएगा, इतना ग्राम बना। ठीक है, और देखिए इन सबको आप जोड़ेंगे ना, हम लोग को पता चलेगा कैल्शियम का भार कितना है, 400 ग्राम है। कार्बन का भार कितना है, 1000 मतलब 120 ग्राम है। ऑक्सीजन का भार कितना है, 480 ग्राम है। ठीक है, और देखिए सबको ग्राम को हम लोग जोड़ेंगे ना तो 1 किलो के बराबर ही आना चाहिए, मतलब 1000 ग्राम आना चाहिए उसको। ठीक है, चलिए एक बार हम जोड़ के दिखाते हैं आपको, है ना। यहाँ पे 400 है, 400 ग्राम ही आया था, यह 120 ग्राम आया था। ठीक है, और यहाँ पे कितना 480 ग्राम आया था, ऑक्सीजन आया था, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ये कार्बन आया था, ये सब ग्राम में। यहाँ पर ये आया था कैल्शियम, सबको जोड़ेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 8 2 10 को 0 हाथ में लगा 1। ठीक है, 4 4 8 1 9 1 हासिल 10, देख रहे हैं ना पूरा कितना 1000 ग्राम आ रहा है। 1000 ग्राम का मतलब 1 kg। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको हल कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को जो है, एक गांव की जनसंख्या 1200 है। ठीक है, इसमें ना 40% पुरुष हैं, 3% स्त्री और शेष बच्चे हैं। तीनों का अलग अलग संख्या हम लोग को बताना है। ठीक है, अलग अलग संख्या बताना है। देखिए यहाँ पर कोई भी राशि 100% ही होता है। ठीक है, देखिए 40% पुरुष हो गया, 30% स्त्री हो गया, तो शेष कितना बचा 100%, तो यहाँ पर 4 3 7 हो जाएगा, 30% बच्चे बचेंगे। या फिर क्या करेंगे हम लोग, पुरुष और स्त्रियों की संख्या निकाल कर क्या कर देंगे, हम लोग 1200 में से घटा देंगे तो जो बचेगा उससे बच्चों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 5वां वाले को।
चलिए हम लिख देते हैं गांव की जनसंख्या हम लोग को दिया हुआ है 1200 ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें बोला है ना पुरुष कितना है, इसका 40% है, 1200 का 40% हम लोग निकाल देंगे तो कितना हो जाएगी, पुरुषों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं पुरुष की संख्या हो जाएगी हम लोग की 1200 का 40% दिया हुआ है तो 40% हो जाएगा, ठीक है। 1200 का मतलब गुणा 40 और परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100, ठीक है। तो यहाँ पे 100 को देखिए यहाँ पे विभाजित कर देंगे, 100 × 100 यहाँ पे 12 में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो 12 × 40 हुआ, ठीक है। तो देखिए जीरो तो रहेगा ही, 12 × 5 = 36, 12 × 48, 12 × 48 हो जाएगा, ठीक है। मतलब पुरुषों की संख्या हम लोग को कितना निकल कर आ गए, 480 निकल कर आई। चलिए एक बार हम लोग यहाँ पर भी लिख देते हैं पुरुष की संख्या हम लोग को निकल कर आई कितना, 480। चलिए अब हम लोग महिलाओं की संख्या, स्त्रियों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। लिख देते हैं लोग स्त्रियों की संख्या गांव में क्या है, यहाँ पे जो कुल जनसंख्या है ना 1200, इसी का 30% निकाल देंगे ना तो यहाँ पर ये स्त्रियों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1200 का मतलब गुणा और 30% का मतलब होता है बटा 100, ठीक है। 100 से इसको 100 एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे कितना या 12 बार में विभाजित हो जाएगा, है ना। तो 12 × 3 हो गया 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो तो रहेगा ही, 12 × 24 12 × 36 हो जाएगा, ठीक है। 3600 यह बना कितना, स्त्रियों की संख्या हम लोग लिख देते हैं स्त्रियों की संख्या, ठीक है। और देखिए हम लोग ना यहाँ पे हम लोग बच्चों की संख्या हम लोग परसेंटेज में ज्ञात कर लेते हैं ना कि कितना परसेंटेज बच्चों की संख्या है, ठीक है। देखिए बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी, बच्चों की संख्या देखिए जो मतलब यहाँ पर गांव के सभी लोगों की जनसंख्या है ना पूरा 100% के बराबर है होती है, ठीक है। कोई भी राशि 100% के बराबर होती है, तो 100% में बोल दिया कि 40% पुरुष हैं, ठीक है, और 30% महिलाएं हैं, ठीक है। तो देखिए 100% में से हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। कितना घटा देंगे, यहाँ पे इन दोनों घटाना पड़ेगा हम लोग को ना, तो 40 और 30, 4 3 7 होता है 70 घटा देंगे तो यही जो हम लोग का बचेगा यही ना बच्चों का परसेंटेज बचेगा, ठीक है। तो चलिए ये कितना बचा हम लोग का, देखिए 100 में से आप 70 घटा देंगे तो बचेगा 30% बचा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग चलिए बच्चों की संख्या क्या है, फिर हम लोग लिख देते हैं बच्चों की संख्या 30% दिया था, बच्चों की संख्या ना कुल जनसंख्या का 30% आएगा। चलिए यहाँ पर इस तरह से हम लोग लिख देते हैं बच्चों की संख्या कुल जनसंख्या रहेगा का 30% है, ठीक है। और हो जाएगा, चलिए हम लोग अब यहाँ पर लिखते हैं बच्चों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी कुल हम लोगों की जनसंख्या कितना है 1200 है ना, 1200 का हो जाएगा 30% जो होगा वही क्या होगा बच्चों की जनसंख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 1200 का मतलब गुणा 30/100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 100 से विभाजित 100 × 100 और यहाँ 12 में विभाजित हो जाएगा, 12 × 24 12 × 36 हो जाएगा, 3600 आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे तो बच्चों की संख्या जो हम लोग की आई कितना 3600 आई। अब इन तीनों राशियों को हम लोग जब जोड़ेंगे ना, चलिए एक बार हम जोड़ के आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग सबको जोड़ लेते हैं, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कितना 480 दिया था, 360 यहाँ पे महिलाएं थी, ठीक है, और 360 क्या हैं बच्चे हैं। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे हम लोग तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 6 6 12 हो जाएगा, और 12 8 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, हाथ में 2 लगेगा हम लोग को हासिल, ठीक है। तो 4 3 7 8 9 10 1200 आ गया, ठीक है। मतलब हम जब कुल जनसंख्या जोड़ रहे हैं ना तो कितना आ गया 1200 आ गया। या फिर आप इस तरह से भी समझ सकते हैं ना कि पुरुषों की संख्या आपने ज्ञात कर ली, स्त्रियों की संख्या ज्ञात कर ली, तो जो शेष हो जाएगा वो बच्चों की संख्या होगा। देखिए या तो इस तरह से भी हम लोग चाहें तो ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हम लोग को पता था ना कि कुल जनसंख्या कितना है 1200 है, ठीक है। इसमें से कितना 480 पुरुष हो गया और कितना 360 महिला हो गए। इन दोनों की हम लोग संख्या जोड़ लेते हैं, ठीक है। जोड़ देंगे
तो यहाँ पे 14 12 13 14 हो जाएगा, 14 को 4 हाथ में लगाएगा, 1 4 4 8 कितना 880 840 है ना, 840 ये हो जाएगी पुरुष और स्त्रियों की संख्या, ठीक है। तो हम लोग देखिए कुल जनसंख्या हम लोग की गाँव की है 1200, तो इसमें से हम लोग घटा देंगे कितना 840 को घटा देंगे, जो शेष बचेगा वो क्या होगा, बच्चों की संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग घटाते हैं 8 4 0 ना, तो यहाँ पर तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर एक हासिल ले लेंगे, 10 में से 4 जाएगा कितना 6 बचेगा, और यहाँ पे 11 बचा है, 11 में से 8 8 8 3 11 होता है, तो यहाँ पर बचेगा कितना, बच्चों की संख्या हम लोग को कितना निकल कर आएगी 360, ठीक है। चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी राशि 100% होता है, ठीक है। 40% पुरुष था, 30% स्त्री थी, तो जो शेष परसेंटेज बचा था ना वो बच्चों की संख्या था, इस तरह से बच्चों की संख्या भी निकल कर आ गया कितना 360, ठीक है। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया हुआ है ना, एक मिश्रण में 20% लोहा है, 38% रेत है और शेष कांच है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा हम लोग को दिया हुआ है 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं छठा वाले को। देखिए कोई भी राशि ना अपने आप में 100% होती है, जो मिश्रण है ना वो 100% है। 100% में 20% लोहा हो गया, 38% रेत हो गया, जो शेष परसेंटेज बच रहा है ना वो क्या होगा, कांच हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं मिश्रण जो है कितना है, और यहाँ पर हम लोग को लोहा दिया हुआ है 20% है ना, तो लिख देते हैं हम लोग लोहा। मिश्रण में क्या है, लोहा है और रेत है और कांच है, ठीक है। तो लोहा दिया है कि इसमें से 20%, 100 में से 20% लोहा है, ठीक है। और यहाँ पर रेत हम लोग को दिया हुआ है कितना 38% दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ कर ना 100 में से घटा देंगे तो वही हम लोग को पता चल जाएगा कांच कितना परसेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कांच का भी निकाल देते हैं कितना परसेंट है, तो यह हो जाएगा 100 में से हम लोग क्या कर देंगे, इन दोनों का योग हम लोग को घटाना पड़ेगा। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे ना तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 3 2 5 हो जाएगा, 58 घटा देंगे तो ये जो परसेंटेज शेष बचेगा ना वो हो जाएगा किसका, कांच का परसेंटेज। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, हम लोग घटाएंगे 100 में से आप 58 घटाएंगे ना तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, बना हम लोग का 42% बनेगा, ठीक है। 100% का मिश्रण है तो 20% लोहा हो गया, 38% रेत हो गया और 42% क्या हो गया, कांच हो गया, ठीक है। तो यदि बोला है कि यदि मिश्रण में कांच की मात्रा हम लोग को दे दिया 168 ग्राम है, ठीक है। माना हम लोग मान लेते हैं कि माना मिश्रण की मात्रा 1 ग्राम है, ठीक है। माना मिश्रण की मात्रा x ग्राम है, ठीक है। तो कह रहा है ना कि यहाँ पर आप निकाल दीजिए ना मिश्रण में कांच की मात्रा कितना। देखिए अब x का हम लोग क्या है, यहाँ पे 42% ही है, x का 42% कितने के बराबर हो जाएगा 168 ग्राम के बराबर, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार कह रहा है ना कि पूरा मिश्रण जो हो गया, मिश्रण का अब हम लोग देख रहे हैं कांच कितना है, कांच कितना है मिश्रण में, ये सिर्फ 42% है। तो पूरा मिश्रण हम लोग का x मान रहे हैं हम लोग ना, मिश्रण की पूरा मात्रा x है, x का, ठीक है। x का जब हम लोग 42% निकालेंगे, यही तो कांच है, x जो मिश्रण का हम लोग निकाल देंगे है ना, मिश्रण है, मिश्रण का हम लोग 42/100 कर देंगे, मतलब 42% निकाल देंगे तो वो कितना के बराबर दिया हम लोग को 168 ग्राम के बराबर आ रहा है, ठीक है 168, ठीक है। तो अब हम लोग पूरा x का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो x का मतलब गुणा होता है और 42% मतलब बटा 100 होता है, ठीक है, बराबर 168 हो गया। यहाँ पर भागा में ये राशि तो बराबर उधर गुणा में चला जाएगी, ये गुणा में तो ये भागा में आ जाएगी। तो x बराबर कितना हो जाएगा 168, यहाँ पर गुणे में 100 चला जाएगा, ठीक है, और बटा में कितना 42 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग विभाजित कर रहे हैं इसे इसको ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 से विभाजित हो रहा है दोनों राशि, ठीक है। 6 7 42 होता है, तो 7 6 42, ठीक है, नहीं 7 से 6 बार में 7 से हम लोग विभाजित करें तो 7 6 42 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी 7 से विभाजित हम लोग करेंगे तो 7 दूना 14 होता है, ठीक है। तो 7 दूना 14 2 बार तो चला जाएगा, फिर 16 है, यहाँ पे 14 बार हम लोग लेकर चले गए हैं ना, मतलब 14 यहाँ से घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पे 28, तो 7 चौक 28 होता है, तो 24 बार गया मैं, 24 बार में पूरा 168 विभाजित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 24 गुणते 100 बचा और बटा 6 बचा हुआ है हम लोग का। तो हमने 7 से इसको विभाजित कर लिया, 6 आया, और 7 को इसको विभाजित किया 24 आया, तो इस तरह हमने लिख दिया 24 गुणते 100 बटा 6। तो अभी 6 कमा 6 6 चौक को 24 होता है, तो यहाँ पे 4 बचा, 4 गुणते 100, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना, 4 में 100 को गुणा कर देंगे तो 400 आ जाएगा, ठीक है। अतः हम लोग को पता चल गया कि मिश्रण की कुल मात्रा कितना है 400 ग्राम है, 1 ग्राम में आ जाएगा। अतः लिख देंगे, अतः मिश्रण है, ठीक है, मिश्रण
की मात्रा की कुल मात्रा है, की कुल मात्रा 400 ग्राम है। ठीक है, अगर हम लोग को मिश्रण की कुल मात्रा 400 ग्राम ही बताना था यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग इसी का ना 400 ग्राम का आप निकालेंगे 20% ना, तो आपको लोहा निकल जाएगा कि लोहा कितना है। चलिए एक बार हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। ठीक है, देखिए 400 ग्राम है कुल मिश्रण, इसका हम लोग 20% निकालेंगे ना, तो 20% जो होगा 20/100। ठीक है, 100 से यहाँ पर विभाजित हो जाएगा तो सिर्फ 4 बार जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, जो 80 ग्राम निकल कर आएगा ना आपका 80 ग्राम, वो क्या है, वो हम लोग का ये लोहा है। ठीक है, 80 ग्राम लोहा हो गया उसमें। और हम बताते हैं रेत कितना है। देखिए रेत हम लोग बता रहे हैं, देखिए कितना हम लोग का 400 ग्राम आया निकल के ना, 400 ग्राम का कितना 38/100 निकाल देंगे। ठीक है, 38% निकाल देंगे, तो यहाँ से 100 से 4 बार में विभाजित हो जाएगा, और 4 का इसमें गुणा कर दीजिए 38 में। ठीक है, 8 चौको 32 को 2, हाथ में लगा 3, 4 3 12, 12 13 14 15। ठीक है, 152 ग्राम आपको रेत निकल कर आ गया यहाँ पर रेत ना। और देखिए कांच हम लोग को तो ज्ञात ही है कि कितना 168 ग्राम था, कांच को हम लोग को पता ही है कितना 168 ग्राम था यह। ठीक है, तो देखिए यह हम लोग को 168 ग्राम निकल कर आया, 152 ग्राम 80 ग्राम, तीनों को हम लोग जोड़ते हैं ना, 80 ग्राम को जोड़ते हैं, 152 ग्राम को जोड़ते हैं, और 168 ग्राम को देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं 400 के बराबर, 400 ग्राम के बराबर आ रहा है कि नहीं। देखिए 8 2 10 को 0, हाथ में लगा 1 ना, और यहाँ 8 2 10 को 0, हाथ में 1 लगा है हम लोग का ना। देखिए 6 5 11, 6 5 11, और यहाँ पर 9 जोड़ेंगे ना, 8 1 9 है। ठीक है, 11 में 9 आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, 20 को 0, हाथ में लगा 2 हम लोग का, तो यहाँ पे 2, और यहाँ पर 2 पहले से ही है, तो 400 ग्राम टोटल निकल कर आ गया। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमको एक प्रश्न दिया था ना कि एक मिश्रण है जिसमें 20% लोहा है और 38% रेत है और शेष कांच है। ठीक है, तो हम लोगों ने मिश्रण किया है 100% होता है। ठीक है, उसमें से 20% लोहा हो गया और रेत हो गया 38%, और कांच कितना हो जाएगा 100 में से इन दोनों का योग घटा देंगे ना, तो शेष हम लोग का कांच का प्रतिशत निकल कर आ जाएगा, कितना परसेंट कांच है इसमें। ठीक, तो हम लोगों ने मान लिया कि माना मिश्रण की मात्रा ये कुल 100 ग्राम है। ठीक है, प्रश्नानुसार हमें बोला था ना यदि मिश्रण में कांच की मात्रा कितना है 168 ग्राम है। ठीक है, तो हम लोगों ने कांच को निकाल लिया कि कितना प्रतिशत है, यहाँ पर हमने निकाला तो ये 42% है कांच की मात्रा। ठीक है, 20% लोहा था, 38% रेत था, और जो शेष बच रहा था तो वही कांच था, तो कांच 42% था। तो यह जो आपको बोला था ना कि जो कांच की मात्रा है वो 42%, जो हम लोग निकाले कितना 42%, जो कांच की मात्रा है वो कितना है 168 ग्राम के बराबर है। तो ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, कुल मात्रा का आप 42% निकालेंगे ना, कुल मात्रा जो भी है हम लोग का मिश्रण उसका 42% हम लोग निकालेंगे तो 168 ग्राम के बराबर आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर माना कि कुल मात्रा कितना है 100 ग्राम है, तो यक्स का 42% हो गया 168 ग्राम के बराबर। तो ठीक है, यक्स का 42% मैंने लिख दिया जो कि 168 ग्राम के बराबर। तो अब हमने इसको हल कर दिया, का मतलब गुणा, परसेंट मतलब बटा 100 होता है, तो यक्स का हम लोगों ने वैल्यू प्राप्त कर लिया जो कि हम लोग की मिश्रण की कुल मात्रा 400 ग्राम निकल कर आई। ठीक है, अतः मिश्रण की कुल मात्रा हम लोग को पता चलेगा कितना 400 ग्राम है। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया हुआ है ना, वार्षिक परीक्षा में गणित में कुल 42%, अंग्रेजी में कुल 32% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए हैं, मतलब फेल हो गए हैं। ठीक है, यदि 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 760 हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 7 वाले प्रश्न को। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, गणित में कुल 42% विद्यार्थी हैं जो अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, तो हम चलिए लिख देते हैं गणित में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, यहाँ पर दिया हुआ है 42%। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। ठीक है, गणित रहेगा, यहाँ पे लिख देते हैं अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, जो कि दिया हुआ हम लोग को 32%। ठीक है, और देखिए यदि दोनों, और यदि दिया हुआ ना 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो मतलब आप गणित और अंग्रेजी इन दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर दिया हुआ है गणित और अंग्रेजी दोनों में विषयों में अनुत्तीर्ण। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण।
दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हम लोग को दिया हुआ है 12%। ठीक है, तो पहले चलिए हम लोग अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, मतलब प्रतिशत। ठीक है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी प्रतिशत। ठीक है, देखिए हमें दिया हुआ है ना कि गणित में कुल 42% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं और अंग्रेजी में कुल 32% अनुत्तीर्ण हुए हैं, है ना। लेकिन 12% ऐसे विद्यार्थी हैं ना जो दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए हैं, अंग्रेजी में भी और कितना अंग्रेजी में भी और गणित में भी। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, इन दोनों प्रतिशत को जोड़ देंगे और 12% को हम घटा देंगे। ठीक है, देखिए कितना होगा, हम लोग जोड़ेंगे 42 + 32। ठीक है, और यहाँ पे इसमें से हम लोग घटा देंगे 12%। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे ना, तो जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 4 और 4 3 7 74 आ जाएगा। इसमें से 12 हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ पे 62% आ जाएगा। देखिए 62% ऐसे विद्यार्थी हैं ना जो अनुत्तीर्ण हो गए। देखिए यहाँ पर हमने 12% को घटाया क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग को ना अब सभी में हमको लाना है ना, कि अब जैसे पूरी टोटल की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर विषय की यहाँ पर सिर्फ बात किया था, यहाँ पर गणित में 42% अनुत्तीर्ण हो गए हैं विद्यार्थी और यहाँ पर कितना जो 32% है ये इसमें अनुत्तीर्ण होंगे अंग्रेजी में। ठीक है, लेकिन देखिए 12% में से अगर कोई विद्यार्थी रहेगा ना, चलिए मान लेते हैं इसमें से कोई अगर विद्यार्थी रहा होगा 12% में से, तो या तो आप उसको गणित में ले लेंगे, गणित के हिसाब से उसको फेल कर दिया जाएगा, या तो अंग्रेजी के हिसाब से उसको फेल कर दिया जाएगा, है ना। लेकिन आपको दोनों सब्जेक्ट नहीं लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट को हम जोड़ रहे हैं ना, कि गणित वाला भी है और अंग्रेजी वाला है, तो इसमें से हम लोग 12 घटा दिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका एक ही सब्जेक्ट काफ़ी रहेगा फेल होने के लिए। या तो आप गणित में ही फेल हो गए तभी बाहर हो जाएंगे, या तो आपको अंग्रेजी में ही फेल हो गए तभी बाहर हो गए। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, इन दोनों गणित और अंग्रेजी को हमने जोड़ लिया और दोनों विषय में थे, तो इससे हमने क्या कर दिया 12 को घटा दिया, तो इसलिए इस तरह कितना आ गया 62%। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितना हो गया, प्रतिशत हम लोग का 62% आ गया। तो चलिए उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो जाएगा, उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग कोई भी 100% होता है। ठीक है, यहाँ पे पूरी जितने भी छात्र रहेंगे सब कितना 100% रहेंगे, 100% में से 62% फेल हो गए। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे 100% में से यहाँ पर हम लोग घटा देंगे, 62 घटा देंगे, तो जितना आएगा वो कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 38 आ जाएगा। 38% ऐसे विद्यार्थी हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने दिया हुआ है ना कि यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 760 हो। ठीक है, उत्तीर्ण जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, यही 38% है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कितना 60 हो, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं, माना परीक्षा में कुल x विद्यार्थी सम्मिलित थे। ठीक है, सम्मिलित, तो हम लोगों ने मान लिया कि माना परीक्षा में कुल x विद्यार्थी सम्मिलित थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला है ना कि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है 760 हो। ठीक है, तो इसी का कितना 38% ही उत्तीर्ण है हम लोग का ना, तो यक्स का 38%। चलिए हम लोग लिख देते हैं, प्रश्नानुसार लिख देते हैं, प्रश्न कितना यक्स का 38% और ये हम लोग को बराबर दिया हुआ कितना 760 के बराबर है। ठीक है, तभी हम लोग पूरा शिक्षार्थी विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, कुल कितना सम्मिलित है, इसी का दिया था कि मतलब कुल विद्यार्थियों का यहाँ पे हम लोग को उत्तीर्ण हम लोगों ने 38% निकाला, तो अब ये बोला है कि ये कितनी संख्या है 760 संख्या है, तो इसी हिसाब से हमने लिख लिया यक्स का 38% जो कि कितना 760 के बराबर है। तो चलिए यहाँ पर यक्स का मतलब होता है गुणा। ठीक है, और 38% का मतलब बटा 100 बराबर 760। ठीक है, अब देखिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा, भागा में है तो बराबर को उधर गुणा में हो जाएगा, 760 गुणते 100 ना, भागा में था गुणा में आ गया, और यहाँ पे ये गुणा में ना बराबर किधर, इधर भागा में आ जाएगा 38। ठीक है, चलिए तो इन दोनों को हम लोग विभाजित करेंगे ना, तो 19 दूना 38 होता है और 19 चौको 76 होता है। ठीक है, 4 बार में 76 हो जाएगा तो 40 बचेगा। ठीक है, 19 दूना 38, 19 चौक 76, तो यहाँ पे 40 बचा, गुणते 100। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना हम लोग 40 में 4 पर कितना जीरो लगा देंगे, 1 और 2 यहाँ से कितना 4 जीरो, अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः परीक्षा में
में कुल कितना 4000 विद्यार्थी सम्मिलित हैं या बैठे थे, ठीक है, बैठे थे। और एक सेकेंड थोड़ा सा हम लोग ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पे भागे, अभी 2 से भाग देना बाकी था, है ना। 19 दूना 38 हुआ था, 19 चौक को कितना 76 हुआ था, तो यहाँ पे 40 बचा था, यहाँ पर 100, तो यहाँ पे अभी 2 से भाग देना बाकी था, है ना। चलिए यहीं पर हम बना देते हैं 2 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग यहीं पे चाहें तो यहीं पे कटा सकते हैं कि भागा 2 था तो 2 से 2 कमा 2 और इस ये भी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे 20 में 100 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग का 2000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम 2 से भाग देना भूल गए थे, ठीक है। 2000 विद्यार्थी थे जो बैठे थे, ठीक है। देखिए मैं प्रश्न दिया था ना, वार्षिक परीक्षा में गणित में कुल 42% और अंग्रेजी में कुल 32% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए थे, ठीक है। तो गणित में कुल 42% फेल हो गए थे और अंग्रेजी में कितना 32% फेल हो गए थे, और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण मतलब दोनों में फेल कौन हो गए थे 12% लोग, ठीक है। तो देखिए अनुत्तीर्ण विद्यार्थी प्रतिशत हमने क्या निकाल दिया, इन दोनों का प्रतिशत हमने जोड़ दिया और यहाँ पे 12 घटा दिया, ठीक है। ये सब प्रतिशत में ये सबका प्रतिशत है, ठीक है। तो ये हम लोग का फिर 62% निकल कर आए, ठीक है। तो देखिए और यहाँ पर एक बार और हम आपको बताते हैं, देखिए मान लेते हैं यहाँ पे गणित है, यहाँ पर हम अंग्रेजी लिख देते हैं, अंग्रेजी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग गणित में दिया था कि 42% फेल हो गए हैं, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि 32% फेल हो गए हैं, ठीक है। और देखिए 12% लोग ऐसे हैं ना जो गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हो गए हैं, ठीक है। तो देखिए जब इन सभी का हम परसेंटेज लिखेंगे ना, तो देखिए इन दोनों का जैसे हम लोग को सभी का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। मतलब 12% जो लोग हैं ना वो क्या है दोनों में विषय में फेल है, ठीक है। तो जब हम परसेंटेज निकाल रहे हैं ना तो इन दोनों में हम लोग इनको नहीं ले सकते हैं, या तो आप गणित में ही रहिए, या तो गणित के हिसाब से आपको फेल कर दिया गया, या तो आपको अंग्रेजी के हिसाब से फेल कर दिया गया, ठीक है। अगर दोनों में आपको लेंगे ना, जो 12% लोग हैं इनको हम लोग दोनों में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12% अधिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये इन्होंने ना गणित के हिसाब से ही फेल ले लिया गया कि आप गणित में फेल हैं तो गणित में तो आप रहेंगे लेकिन आप अंग्रेजी में फिर नहीं हो सकते, ठीक है। आपको यहाँ से माइनस कर दिया जाएगा 12%, ठीक है। 12% यहाँ से घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा, ठीक है। तो 20% और फिर 42% को आप जोड़ेंगे ना, 42 और 20% को आप जोड़ेंगे ना तो आपका कितना निकल कर आ जाएगा, देखिए 40 और यहाँ पर 20 60 2 62% आएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर गणित के हिसाब से फेल ले लिया गया तो अगर मान लेते हैं कि आपको अंग्रेजी के हिसाब से फेल ले लिया गया, ठीक है, क्योंकि आपको हम दोनों में नहीं ले सकते, नहीं तो यहाँ पे 2 गुना लोग हो जाएंगे, ठीक है। जो 12% है, मान लेते हैं कि राहुल है ना, राहुल है कोई व्यक्ति मतलब कोई बच्चा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उसको गणित के हिसाब से ही फेल कर दिया गया तो अंग्रेजी के हिसाब से नहीं लिया जाएगा उसको, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि उसको यहाँ पे गणित के हिसाब से फेल दिया गया तो अंग्रेजी में नहीं लेंगे, और अंग्रेजी के हिसाब से फेल हो गया है, अंग्रेजी में ही फेल हो गया है, इतना ही काफ़ी है कि अंग्रेजी में फेल हो गए हो तो तुम गणित में नहीं रहोगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 12% को घटाया गया है, ठीक है। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर अंग्रेजी के हिसाब से अब ले लिया गया, ठीक है, यहाँ पे 42 था और यहाँ पर ये है 32, है ना। तब हम लोग क्या कर देंगे, मान लेते हैं अंग्रेजी में ही तुम फेल हो गए हो, ठीक है, तो अंग्रेजी में तो तुमको ले लिया गया, पहले से ही ले लिया गया है, क्योंकि देखिए 12% ऐसे विद्यार्थी हैं ना जो अंग्रेजी वाले दोनों में, जो आप क्या है ना कि दोनों में अनुत्तीर्ण है, ठीक है। तो मतलब इसमें तुम शामिल हो पहले से ही, ठीक है। तो इसमें गणित में तुम नहीं शामिल हो सकते कि तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, गणित में से तुमको 12% घटा दिया जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और 30 और यहाँ पर 32 को फिर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 62% आएगा, आप एक ही में रह सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से क्या हो गया, यहाँ पर हमने इन दोनों का परसेंटेज जोड़ा, ठीक है। यहाँ पे दोनों में ये सम्मिलित था, ठीक है। यहाँ पे गणित या तो आप अंग्रेजी में ही फेल मानो अपने को, या तो गणित में ही, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को जोड़कर हमने 12% घटा दिया तो जो क्या है 62%। तो अब कुल का हम लोगों ने निकाला, ठीक है। उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रतिशत कितना हो जाएगा, 100% में से 62% ये फेल दें तो 100% में से हमने 62% घटा दिया तो यहाँ पर 38% निकल कर आया, जो क्या थे पास थे, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग परीक्षा में कुल कितना x विद्यार्थी सम्मिलित थे, यहाँ पर आगे हम लोग को दिया था तो कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण थे, तो हम लोगों ने निकाला और परसेंटेज बताना था, तो 38% पास थे, ठीक है, पास का बताना था। और बोला था कि यदि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 760 हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हैं, तो हम लोगों ने मान लिया कि कुल x विद्यार्थी सम्मिलित हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार x का 38% जो कि 760 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि उत्तीर्ण कितना थे 38% ही थे, तो यहाँ पर x का 38 बटा 100% निकाला गया, जो यहाँ पर गुणा में है 100 तो उधर मतलब भागा में है तो इधर गुणा में आ गया, यहाँ पर यह गुणा में था तो इधर भागा में चला गया। तो इस तरह से हमने इसको 19 से विभाजित किया, 19 दूना कितना हो गया 19 दूना 38 हो गया,
और 19 चौक 76 हो गया, तो ऊपर 40 बचा था, यहाँ पे 2 बचा था, तो यहाँ 2 से विभाजित कर देंगे, 20 आ गया, 20 में 100 से गुणा करेंगे, 2000 आ गया हम लोग का। और तब परीक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी बैठे थे। ठीक है, इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया हुआ है ना, एक गाँव की आबादी 4000 है, इनमें से 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हैं। ठीक है, गाँव में पीलिया रोग से कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 8वां प्रश्न को। देखिए, जो आपकी कुल संख्या में से जितना संख्या रहता है ना, जैसे यहाँ पर इसको हर में रखते हैं, कुल संख्या में से कितना, वही होता है हम लोग का प्रतिशत। ठीक है, चलिए हम लोग लिख लेते हैं, गांव की पूरी आबादी। ठीक है, गांव की आबादी हम लोग को दिया हुआ है 4000। ठीक है, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 500 लोग ना दूषित जल पीने से पीलिया रोग से पीड़ित हैं। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं पीलिया। ठीक है, पीलिया रोग से पीड़ित लोग कितना, यहाँ पर दिया 500 लोग ना, तो हम लोग लिख देते हैं पीलिया रोग से पीड़ित लोगों का प्रतिशत कितना हो जाएगा। देखिए, कुल लोग कितना है 4000। ठीक है, कुल लोग हैं और उसमें से सिर्फ 500 लोग पीलिया से पीड़ित हैं। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, जो आपका कुल संख्या रहता है ना उसको हर में, और उसमें से जितना रहता है। ठीक है, मान लेते हैं 100 में से 50 रहता तो 50 ऊपर हो जाता, 100 नीचे। ठीक है, 1000 में से 5 ऊपर है, मतलब 1000 में से 5 की आप बात करते हैं तो 1000 नीचे 5 ऊपर। ठीक है, इस तरह से जितना भी रहेगा। यहाँ पे कितना आबादी कुल कितना 4000 लोग थे, और 4000 लोगों में से 500 लोगों की बात किया तो 500 अंश में रहेगा, और हर में कितना सभी लोगों की संख्या रहेगी। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग को परसेंटेज बदलना है, मतलब नीचे हम लोग को किसी तरह 100 लाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से 100 चाहें तो निकल भी सकता है, या तो 100 से गुणा कर सकते हैं और 100 से भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग कर देते हैं, देखिए यहाँ पर 500 हो गया, और यहाँ पर हम लोग इसको कर देते हैं 40 और गुणते 100। ठीक है, 100 हमने इसी जगह से प्राप्त कर लिया, अगर नहीं रहता है ना तो 100 से गुणा कर से 100 से भाग दे देते हैं हम लोग। ठीक है, 100 से गुणा भाग करके हम लोग ला लेते हैं, तो यहाँ पर 100 तो यहीं पर अवेलेबल था हम लोगों को, तो हम लोगों ने क्या कर लिया 40 गुणते 100 कर दिया। ठीक है, 1/100, क्योंकि 1/100 का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए कर देंगे, परसेंटेज के लिए। परसेंटेज का वैल्यू यही होता है 1/100। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर यह 0 से 0 विभाजित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचा कितना 50/4 हुआ, और यहाँ पे 1/100 को हम लोग लेंगे किसके लिए, चलिए एक बार हम लोग लिख देते हैं 1/100। ठीक है, इसका हम लोग इस्तेमाल परसेंटेज के लिए कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ना हम लोग 4 में, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ये 2 से दोनों संख्या विभाजित है ना, 2 दूना 4, और यहाँ पर 25 आ जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 हो गया, और बटा 2 बचा हुआ है, 1/100 का मतलब परसेंटेज हो गया। ठीक है, 25 में फिर हम 2 से भाग दे रहे हैं, 2 1 2, और यहाँ पर 2 बार चला जाएगा, 2 दूना 4, फिर दशमलव लग जाएगा, और 1 बचा है तो दशमलव लगा कर हम लोग 0 लगा लिया, मतलब 10 बचा है, 2 5 10, तो 12 इतना आ गया है ना, कि 12.5% लोग हैं, वो लोग क्या हैं पीलिया लोग से ग्रसित हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग आपको उस तरह से भी हम निकाल के दिखाते हैं, या फिर ना आप देखिए यहाँ पर हम लोग का 500 पास था। ठीक है, कुल लोगों की संख्या 4000 थी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अगर 100 से गुणा 100 से भाग भी कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए इतना को हम लोग साथ में हल करते हैं, इतना को साथ में, और 1/100 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, परसेंटेज के लिए। ठीक है, तभी भी आप कटाते हैं ना, तभी भी आपका इतना ही आएगा। ठीक है, देखिए 2 0 यहाँ पे से 2 0 यहाँ पर विभाजित है, मतलब 100 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 500/40 ही बचेगा, और यहाँ पे 1/100 बचा है, इसका हम लोग परसेंटेज के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो 500 बटा कितना बचा, 500/40 बचा, 2 की हम लोग का यही बचा था 500/40, बाकी इसको हल कर देंगे तो यहीं आ जाएगा, 0 से 0 विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर 4 से भी हम लोग भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो 4 1 4 हो जाएगा, और फिर कितना 10 बचा हुआ है, 4 दूना 8, 2 बार आराम से चला गया, तो 4 दूना 8 हो गया, 10 बचा है, मतलब 2 बचा है, और 2 में हम लोग दशमलव लगा दिए, मतलब 0 बढ़ा दिए, तो कितना 20 हो गया, 4 5 20 होता है, तो यहीं पर आ जाएगा कितना 12.5 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हर में अगर 100 आ जा रहा है ऐसे ही ना प्रश्न में तो ला लीजिए। ठीक है, अगर नहीं आ पा रहा है तो 100 से गुणा भाग कर रहे। ठीक है, और देख रहे थे हम लोग 100 यहीं इसी जगह से प्राप्त हो जाता था, तो 100 के हम लोग ना आधार पे लिख देते हैं ना किसी संख्या को, तो वही होता है हम लोग का परसेंटेज। तो हम लोगों ने 1/100 लिख दिया, 1/100 का मतलब परसेंटेज, तो यहाँ पे 25/5, यहाँ पे 12.5% हम लोग का आया। ठीक है, पीलिया रोग से पीड़ित लोगों का प्रतिशत 12.5% है। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए, तो इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।